वो उस समय के जो लोग थे ना, वो अपने जीवन यानी भरण पोषण के लिए मछलियां पकड़ते थे। और मछलियां कौन पकड़ते हैं? तो वो मछुआरे। और मछुआरे कौन होते हैं? तो उस समय यानी किस समय? उत्तर वैदिक काल के समय मछुआरों को क्या कहा जाता था? तो केवट कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं तो वो शिल्प की। शिल्प, शिल्प यानी शिल्प क्या क्या थे? देखो, उत्तर वैदिक काल के दौरान कुछ शिल्प भी विकसित हुए थे, यानी कि कुछ काम करने वाले, यानी व्यापार। शिल्प मतलब एक तरीके के व्यापार ही मानो इन्हें, क्योंकि करने वाले जो थे वो व्यक्ति जो थे उनको शिल्प कहा गया। और उनके द्वारा जो भी काम विकसित किए गए तो उनको क्या, वो शिल्प के अंतर्गत है। यानी कोई भी कार्य जिनको वो लोग करते थे और जिन कार्यों की वहां पर प्रतिष्ठा बढ़ी, यानी जो कार्य प्रमुख बने, ठीक है ना, तो उनको क्या कहा गया? शिल्प के अंतर्गत उनको देखा जाता है, कहा भी जाता है। अब बात करें तो देखो उस समय कौन कौन से शिल्पी आए? देखो, मत्स्य, मत्स्य मत्स्य पालन। अब ये कौन थे भैया? मत्स्य पालन। अब मैंने आपका मत्स्य मतलब यहाँ केवट किसको कहा गया? मछुआरों को। और मछुआरे कहाँ से पकड़ते हैं? तो मछुआरे क्या पकड़ते हैं? मछली। और मत्स्य माने क्या होता है? मछली होता है, यानी मछली पालने का एक व्यापार वहां पर, जो कि आज भी आधुनिक समय में आपको देखने को मिल जाएगा। तो शिल्पियों में क्या था? मत्स्य पालन विकसित हो गया, है ना। कुलालागिरी, मत्स्य पालन हो गया। कुलाल गिरी। अब ये क्या था? कुलाल गिरी जो था, ये कार्य क्या था? कुंभकारी, कुंभकारी। अब कुंभकारी क्या होता है? यानी कि एक तरीके का कुंभ मतलब होता है मटका। और मटका किसका बनता है? मट्टी का। और मट्टी पे कारीगरी कौन करते हैं? है, तो मट्टी पे कारीगरी यानी मट्टी के द्वारा कार्य करने वालों को बोलते हैं कुंभकार। कुंभकार होते हैं आज के आधुनिक समय में जिनको बोलते हैं कुम्हार। ठीक है ना। तो ये उसको उस समय क्या बोला जाता था? कुलालागिरी। यानी अब मट्टी के काम करने वाले, मट्टी के द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण करने वाले, चाहे वो मटके हों और चाहे वो डिबले हों, सुराई हो, तो मिट्टी पे काम करने वाले को क्या कहा गया? कुंभकार। तो ये शिल्प भी उस समय विकसित हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है? वहां पर जो विकसित होने वाला था धोबी, धोबी गिरी। अब धोबीगिरी कौन सा काम था? ये प्रमुख कार्य थे, क्योंकि आज के आधुनिक समय में इन कार्यों को क्या कहेंगे? आज के आधुनिक समय में यार बहुत छोटा काम है या बहुत निम्न स्तर का काम है। ठीक है, और इन्हीं सारे कार्यों को क्या करेंगे? इन्हीं सारी कार्यों के को देखते हुए इन्हें जातिवाद में ले जाएंगे आज के आधुनिक समय में। लेकिन उस समय ये जो कार्य थे बहुत ही प्रमुख थे, और इन कार्यों को करने वाले जो व्यक्ति थे उनकी समाज में बहुत ही प्रतिष्ठा थी। ठीक है ना, वो सम्मानित व्यक्ति थे उस समय के। और आज के आधुनिक समय में तो कह नहीं सकते खैर इसके बारे में। ठीक है, धोबीगिरी कौन थे? धोबी मतलब धोना। और धोना किस चीज का? यानी कपड़ों को धोना, कपड़े के धोने का। आज के आधुनिक समय में भी दिख जाएंगे आपको। ठीक है ना। तो धोबीगिरी का कार्य भी उस समय विकसित हो गया था। और भीषज, भीषज मतलब वैधपना। ठीक है, ये कार्य उस समय शिल्पियों में प्रमुख थे। अब प्रमुख थे, इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी वाजसेनी संहिता में मिलती है। और किस में मिलती है? वाजस्नेयी संहिता। अब ये किसका है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, ये आप नोट कर लेना भाई, पेपरों में ज्यादातर ये चीजें ये पूछा जाएगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि भैया मत्स्य पालन या कुलालागिरी किस साहित्य में, किस ग्रंथ में, किस ब्राह्मण ग्रंथ में, या किस संहिता के अंतर्गत देखने को मिलती है? या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि मत्स्य पालन किस
संहिता में हमें उत्तर वैदिक काल के दौरान मिलता है, ठीक है ना। और या फिर ये हो सकता है कि मत्स्य पालन किस वेद की किस संहिता में है। क्वेश्चन इस प्रकार से ही बनते हैं, तो ये सब आप नोट कर लेना। अब बात करें, देखो उस समय शिल्पी होने के बाद में अब बात करते हैं थोड़ी सी मुद्राओं बाकी उसकी बात करें धातुओं की। तो देखो सबसे, अब देखो शिल्पी हो गए, सारे कार्य हो गए, उसके बाद में अगर मैं बात करूं धातुओं की, तो धातु की बात करूं तो देखो रजत 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 मतलब क्या होता है? रजत मतलब होता है चांदी, ठीक है। तो उस समय लोग जो थे चांदी से परिचित थे, और चांदी का सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है, यानी उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो चांदी से परिचित थे, यानी धातुओं से ये लोग परिचित हो चुके थे। क्योंकि धातुओं से परिचित होने के लिए क्या है कि अगर हम पुराने समय से लें तो हमारी जो संस्कृतियां हमें इतिहास में जो मिलती हैं, तो वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति, कांस्य युगीन संस्कृति, लोहे युगीन संस्कृति। तो उसी प्रकार उस समय देखो चांदी की वस्तुओं से, क्योंकि धातुओं की जानकारी तो पुराने युग से ही मानवों को जानकारी उन पुराने युग से थी। तो चांदी की जानकारी जो मिलती है सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में, तो अथर्ववेद में मिलती है, ठीक है ना, अथर्ववेद में मिलती है। अब इसी में क्या करें कि देखो चांदी की जानकारी इन लोगों को होगी, ठीक है। अब इनके बाद में, चांदी के बाद में देखो सबसे प्रमुख क्या था, क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ था तो याद रखना उस समय उत्तर वैदिक काल के दौरान ही लोह युगीन सभ्यता भी विकसित, एक तरफ उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो दूसरी तरफ लोह युगीन संस्कृति यानी लोह युग की संस्कृति भी प्रचलन में थी। तो अगर देखो बात करें लोहे की, तो लोहे की ये जो लोहा है, लोहे की अगर मैं बात करूं तो लोहे किससे भी ये लोग भली भांति परिचित थे और परिचित थे। तो इसमें क्या करते हैं, लोहे के लिए क्या शब्द होते थे उस समय? आर्य लोग, जो उत्तर वैदिक काल के आर्य लोग या व्यापारिक लोग जो थे, लोहे को क्या कहते थे? श्याम, श्याम अयस। अब देखो श्याम अयस जो कहते थे, इसका जो प्रमाण है भाई, वाकई में क्या लोहे को लोहा नहीं कह सकते थे भाई? आज के आधुनिक समय हमें हम लोग कहते हैं लोहा, लेकिन उस समय इसको क्या कहते थे लोहे को? तो उस समय कहते थे श्याम अयस। और श्याम अयस जो है किसमें कहते थे? तो वो कहते थे वाजसेयनी, वाजस्नेयी संहिता। अब वाजस्नेयी संहिता किसका है? तो ये है शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक। यही क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो होगा सामयक्ष और दूसरा लोहे को क्या कहा गया? किरसन, किरसन अयस। अब किरसन अयस किस में कहा गया? ये तो हो गया वाजसेयनी संहिता का जो कि यजुर्वेद है ना। और किरसन अयस जो था वो था जैमिनीय ब्राह्मण। किसका? किरसन जैमिनीय, जैमिनीय। और जैमिनी ब्राह्मण किसका है? तो सामवेद का, ठीक है, सामवेद का। अब याद रखना, देखो यजुर्वेद और सामवेद दोनों अलग अलग वेद हैं और दोनों लेकिन है उत्तर वैदिक काल के। अब देखो ये वाजसेयनी संहिता है जो कि कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद का एक भाग है, ठीक है ना, एक भाग है इसका। लेकिन जैमिनीय ब्राह्मण ये सामवेद का एक परिवर्तित रूप यानी विस्तृत रूप है। उसमें कृष्ण अयस्क बोला जाता था लोहे को उस समय के लोगों के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं, देखो अब करते हैं बात, हम शिल्पियों से आगे बढ़ते हैं तो वहां पर काम करने वाले लोगों की। अगर लोग उस समय जो काम करते थे तो उनमें सबसे प्रमुख जो थी वो थी स्त्रियां। स्त्रियां क्या करती थी?
स्त्रियों का काम क्या था? स्त्रियों का जो काम था वो बुनाई का काम। बुनाई का काम कौन करती थी? स्त्रियां करती थी, ठीक है। कढ़ाई का काम कौन करती थी? वो भी स्त्रियां करती थी। भाई अब व्यापार हो रहे तो अब लोग कार्य करेंगे। जब लोग कार्य करेंगे तो लोगों में सबसे ज्यादा कार्य करने वाली कौन थी? स्त्रियां। क्योंकि स्त्रियों को जो है कढ़ाई का, बुनाई का, सिलाई का, ये सारे कार्य आते थे, ठीक है ना। तो देखो बुनाई का काम करने वाली कौन थी? स्त्रियां। और कढ़ाई का काम करने वाली कौन थी? स्त्रियां। और जो कढ़ाई का काम करती थी उस समय स्त्रियां, उनको पेशाकारी बोला जाता। कौन सा? पेशाकारी। लिख देता हूं, है तो ये पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो यहां पर लिख देता हूं। देखो यहां पर क्या है? कढ़ाई। याद रखना कढ़ाई करने वाली, कढ़ाई लिख देता हूं, बाकी आप मौखिक समझ लेना। देखो कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को, जो स्त्रियां थी उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था पेशाकारी, ठीक है। पेशाकारी। उन स्त्रियों के लिए क्या बोला जाता था? जो स्त्रियां कढ़ाई का काम करना जानती थी उनको पेशाकारी कहा जाता था। अब बात करें, देखो ऋग्वेद काल के दौरान कुछ और समय था और उत्तर वैदिक काल के समय कुछ और समय था। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में हमें एक चीज, अब कढ़ाई की बात और बुनाई की बात चल रही है, तो कढ़ाई बुनाई किससे होती है? वो होती है कपास से, है ना, भेड़ों की ऊन से। कपास, भेड़ों की ऊन, ठीक है ना। अब क्या है, या फिर कीड़ों के द्वारा बनाए गए रेशे, ठीक है। तो इसमें क्या है? कपास का उल्लेख हमें कहां पर? उत्तर वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता। लिख देता हूं, है कपास का उल्लेख, ठीक है। कपास का उल्लेख नहीं है, इसमें नहीं है, तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अब कपास का उल्लेख हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। अब इस काल में क्या थे? कुछ व्यापारिक संगठन थे। अब देखो जब शिल्पी आए, शिल्पियों के बाद में काम करने वाले लोग आ गए, क्योंकि स्त्रियां साथ ज्यादातर काम करती थी, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इस तरीके। अब जब ये कार्य होते थे तो इनके ऊपर क्या है? कुछ व्यापारिक संगठन हो गए। अब भाई इन्हीं से ही तो, कि जब शिल्पी हो गया यानी कोई कार्य हुए तो व्यापार भी होना चाहिए। तो व्यापारी, उस काल के जो व्यापारी थे वो कौन थे? व्यापारिक संगठन। व्यापारिक संगठन कौन कौन से थे? श्रेष्ठी गण, गणपति, ठीक है ना। और इनका मुखिया, इनका मुखिया कौन था? इनके मुखिया को क्या कहते थे? श्रेष्ठी, ठीक है ना। तो ये व्यापार के संगठन थे जो कि श्रेष्ठी गण और गणपति कहे जाते थे। इनका मुखिया जो होता था वो श्रेष्ठी होता था।